क्या एक साध्वी की अचानक हुई मौत महज एक संयोग थी, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है? क्या सच में साध्वी प्रेम बाइसा को गलत इंजेक्शन दिया गया था? क्या उनकी मौत से पहले और बाद में जो हुआ वह सामान्य था, या फिर असामान्य सवालों की एक लंबी श्रृंखला? क्या उनकी मौत के बाद उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट से आया संदेश किसी साजिश की ओर इशारा करता है, या वह महज भावनात्मक विदाई थी? क्या राजस्थान पुलिस सच की पूरी परतें खोल रही है, या किसी दबाव में जांच को सीमित किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है या नहीं? इन्हीं सवालों के बीच राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। साध्वी प्रेम बाइसा कोई आम नाम नहीं थी। वे एक ऐसी धार्मिक कथावाचक थीं जिन्होंने बहुत कम उम्र में सांसारिक जीवन से दूरी बना ली थी। बचपन में ही माता के निधन के बाद उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ, और धीरे धीरे वे भक्ति और प्रवचन के माध्यम से हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन गईं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में उनके कार्यक्रम होते थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी मौजूदगी थी। लेकिन 28 जनवरी 2026 की वह रात, जब अचानक उनके आश्रम से उनके गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आती है, उसी पल से इस कहानी ने एक रहस्यमयी मोड़ ले लिया। बताया गया कि उस दिन उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, गले में तकलीफ और बेचैनी थी। आश्रम में मौजूद लोगों ने डॉक्टर की जगह एक स्थानीय कंपाउंडर को बुलाया, जिसने उन्हें इंजेक्शन दिया। यहीं से पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक प्रसिद्ध साध्वी की हालत बिगड़ रही थी तो किसी योग्य डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, और वह इंजेक्शन आखिर किस दवा का था? इंजेक्शन लगने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई, और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। मौत की खबर फैलते ही आश्रम के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब उनकी मौत के कुछ घंटों बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट सामने आई, जिसमें जीवन से विदा लेने और न्याय की बात लिखी गई थी। अब सवाल यह उठा कि अगर साध्वी प्रेम बाइसा की मृत्यु हो चुकी थी तो यह पोस्ट किसने किया? क्या यह पोस्ट पहले से लिखा गया था, या किसी और ने उनके फोन से इसे डाला? यही वह बिंदु था जिसने पूरे मामले को साधारण मौत से संदिग्ध मौत में बदल दिया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे होने लगे। कुछ ने कहा यह आत्महत्या की ओर इशारा है, कुछ ने कहा यह हत्या है, कुछ ने कहा आश्रम के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे दबाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आश्रम को सील किया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया लॉगिन, हर चीज की जांच शुरू की गई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जहर से मौत की पुष्टि नहीं की, लेकिन फिर भी विसरा सुरक्षित रखकर एफएसएल भेजा गया, क्योंकि लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। साध्वी के नाखूनों के नीले पड़ने की बातें वायरल हुईं, पुराने विवादों के वीडियो फिर से शेयर होने लगे, और परिवार की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए। इस बीच कुछ राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग शुरू कर दी। उनका कहना था कि इतने हाई प्रोफाइल मामले में स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन की ओर से साफ कहा गया कि फिलहाल जांच राज्य पुलिस कर रही है और सीबीआई को केस सौंपने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं हुआ है। करीब 2 हफ्तों बाद एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें साफ कहा गया कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत जहर से नहीं हुई। इसके बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि उन्हें पहले से अस्थमा और सांस से जुड़ी गंभीर समस्या थी, और संभवतः कार्डियक अरेस्ट ही मौत का कारण बना। लेकिन यहां भी सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने पूछा कि अगर यह प्राकृतिक मौत थी तो इंजेक्शन क्यों दिया गया? वह इंजेक्शन किसने दिया? क्या वह व्यक्ति योग्य था? क्या समय पर सही इलाज मिलता तो क्या उनकी जान बच सकती थी? पुलिस ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला मानने से भी इनकार किया और कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि हो। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और जनता के बीच यह धारणा मजबूत होती चली गई कि पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है। सीबीआई जांच को लेकर अब तक की स्थिति यही है कि सीबीआई ने न तो कोई जांच शुरू की है और न ही कोई खुलासा किया है, क्योंकि केस औपचारिक रूप से उन्हें सौंपा ही नहीं गया है। यानी जो भी जांच और निष्कर्ष सामने आए हैं वे राजस्थान पुलिस मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, और यही वह बिंदु है जहां कहानी अभी अधूरी लगती है, क्योंकि आस्था से जुड़े चेहरे की अचानक मौत केवल रिपोर्टों से नहीं बल्कि भरोसे से भी जुड़ी होती है। और जब तक सभी सवालों के जवाब जनता को संतोषजनक रूप से नहीं मिलते, तब तक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक रहस्य बनकर लोगों के मन में जीवित रहेगी। घटना के शुरुआती शोर के बाद जब भावनाएं थोड़ी ठंडी हुईं, तब जांच की असली परतें खुलनी शुरू हुईं, और यहीं से यह मामला केवल एक साध्वी की मृत्यु नहीं बल्कि सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्था और भरोसे की परीक्षा बन गया।
पुलिस ने सबसे पहले आश्रम के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की भूमिका को अलग अलग खंगालना शुरू किया। सेवा में लगे लोगों से लेकर निजी सहायकों तक सबके बयान दर्ज किए गए। जांच का फोकस अब भावनाओं से हटकर तकनीकी तथ्यों पर आ चुका था। मोबाइल फोन की फोरेंसिक क्लोनिंग की गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए। यह देखा गया कि तबीयत बिगड़ने के बाद किससे संपर्क किया गया, किसने निर्णय लिया कि अस्पताल ले जाया जाए या नहीं, और सबसे अहम यह कि इंजेक्शन देने वाले व्यक्ति को किसने बुलाया और उसे किस आधार पर अनुमति दी गई। यहां यह बात सामने आई कि वह व्यक्ति पंजीकृत चिकित्सक नहीं था, बल्कि स्थानीय स्तर पर काम करने वाला मेडिकल असिस्टेंट था, जिसने पहले भी आश्रम में प्राथमिक इलाज किया था। पुलिस के अनुसार इंजेक्शन सामान्य दवा का था, लेकिन सवाल यह बना रहा कि क्या सांस और हृदय से जुड़ी समस्या वाले व्यक्ति को बिना डॉक्टर की सलाह ऐसा इंजेक्शन देना सुरक्षित था। इसी बिंदु पर मेडिकल नेग्लिजेंस की बहस तेज हो गई। हालांकि जांच एजेंसियों ने इसे आपराधिक लापरवाही के स्तर तक नहीं माना, क्योंकि कोई सीधी मंशा या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रमाण नहीं मिला। समानांतर रूप से सोशल मीडिया पोस्ट की डिजिटल जांच भी शुरू हुई। साइबर एक्सपर्ट्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वह पोस्ट किस डिवाइस से किया गया, लॉगिन टाइम क्या था, आईपी एड्रेस कहां का था और क्या वह मृत्यु से पहले शेड्यूल किया गया था। जांच में यह संकेत मिला कि अकाउंट एक्सेस पहले से एक से अधिक लोगों के पास था, जिससे पोस्ट की जिम्मेदारी तय करना जटिल हो गया। इससे साजिश के आरोप और मजबूत हुए, क्योंकि आस्था से जुड़ा चेहरा होने के कारण हर तकनीकी अस्पष्टता भावनात्मक शक में बदल रही थी। इसी दौरान कुछ पुराने विवाद भी फिर से सामने लाए गए, जिनमें निजी वीडियो लीक की बातें और मानसिक दबाव के दावे शामिल थे। हालांकि पुलिस ने इन सबको पहले से बंद हो चुके मामलों से जोड़कर देखा और वर्तमान मौत से प्रत्यक्ष संबंध न होने की बात कही। फिर भी जनता का सवाल बना रहा कि क्या मानसिक तनाव ने शारीरिक हालत को और कमजोर किया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिनमें यह देखा गया कि अंतिम घंटों में आश्रम के भीतर कौन आया, कौन गया और क्या कोई असामान्य गतिविधि हुई। इन फुटेज में कोई जबरन प्रवेश या संघर्ष का संकेत नहीं मिला, लेकिन यह भी साफ हुआ कि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही, और यही बात प्रशासन के लिए असहज करने वाली थी। इस बीच जांच रिपोर्ट्स के सार्वजनिक होने से पहले ही अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। कोई इसे आध्यात्मिक राजनीति से जोड़ रहा था, तो कोई इसे साजिश बता रहा था। पुलिस बार बार यही कहती रही कि जांच सबूतों के आधार पर हो रही है, ना कि भावनाओं पर, और यहीं से सीबीआई जांच की मांग ने जोर पकड़ा, क्योंकि लोगों का विश्वास स्थानीय तंत्र से डगमगाने लगा। हालांकि कानूनी रूप से जब तक राज्य सरकार या उच्च न्यायालय आदेश न दे, तब तक मामला केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा जा सकता, और यही स्थिति बनी रही। इस पूरे दौर में प्रेम बाईसा की पहचान केवल एक साध्वी की नहीं, बल्कि एक प्रतीक की बन गई। उस प्रतीक की जिसमें लोग व्यवस्था से जवाब चाहते हैं। जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन हर रिपोर्ट के साथ नए सवाल जन्म लेते रहे, और यह साफ होता गया कि यह मामला केवल मौत के कारण का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है जिसमें समय पर सही निर्णय न लिया जाना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है।